नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। एसएससी एमटीएस 2021 का जो पेपर चल रहा है और उन्हीं पेपर में जिस तरह से जीके क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, उन्हीं ट्रेंड को फॉलो करते हुए आज हम सब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है सांख्यिकी दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या था, यानी थीम क्या था। तो देखिए, सांख्यिकी दिवस मनाया कब जाता है, तो आपको मैं बताऊं कि सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। और 2020 का जो थीम था यानी मुख्य विषय जो था वो था SDG 3 और SDG 5। तो ये क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है कौन से मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। तो 29 जून को हर साल सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 2020 में जो मनाया गया ये 14th सांख्यिकी दिवस था। ठीक है, 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया और थीम जो था वो था SDG 3 यानी कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्रों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें। और SDG 5 यानी लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाएं। और आखिर ये जो मनाया जाता है 29 जून को क्यों मनाया जाता है, तो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद जो थे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसको हम सब जानते हैं PC महालनोबिस के नाम पे, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा 2007 में प्रतिवर्ष 29 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 2007 से इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। कब? हर वर्ष 29 जून को। प्रोफेसर PC महालनोबिस जो थे, इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। ठीक है, और इन्हीं की जयंती पर इसको मनाया जाता है। और उन्होंने वर्ष 1934 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था, तो प्रोफेसर PC महालनोबिस ने किया था। कब किया था? 1934 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि IT कंपनी विप्रो लिमिटेड के CEO और MD कौन है। तो देखिए, विप्रो जो है ये प्रमुख IT कंपनी है। इसके जो CEO और MD हैं वो थियरी डेलापोर्ट बने हैं। ठीक है, और याद रखिएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक जो हैं वो कौन है, विप्रो के थियरी डेलापोर्ट हैं। और 6 जुलाई 2020 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है इस पद पे। और इससे पहले वो कैपजेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी के तौर पे कार्यरत थे। और इस पद पर अबीदाली नीमचवाला का स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, किसका स्थान लिया है? अबीदाली नीमचवाला का स्थान इन्होंने लिया है। और वर्तमान में विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष जो हैं वो है ऋषद प्रेम जी। ठीक है, अजीम जी प्रेम जी के पुत्र। और अगर हम बात करते हैं विप्रो अस्तित्व में कब आया, तो 29 दिसंबर 1945 को आया। और इसके ऑनर हैं अजीम प्रेम जी और इन्हीं के पुत्र ऋषद प्रेम जी जो कि अभी इसके अध्यक्ष है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ये मनाया जाता है 29 मई को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, तो 29 मई 1953 को नेपाल के तेंजिंग नॉर्वे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी जो है पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, आप सबको पता है। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको पता है, तेंजिंग और एडमंड का आपको नाम पता है। तो ये एक नेपाल के थे और एक न्यूजीलैंड के थे। और ये कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को। तो नेपाल ने वर्ष 2008 से इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया जब महान पर्वतारोही एडमंड हेनरी का निधन हुआ। ठीक है, इनका जब निधन हुआ उसके बाद इसको नेपाल ने मनाने का निर्णय लिया। और ये दिवस जो है काठमांडू और एवरेस्ट क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है, मतलब विशेष तौर पर इसको मनाया जाता है। एवरेस्ट पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, आप सबको पता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी पर्वत को नेपाल में सागरमाथा के तौर पे जाना जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगमा के तौर पे इसको जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा, और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। लेकिन पूरा वर्ल्ड इसको किस नाम से जानता है? माउंट एवरेस्ट के नाम पे। ठीक है, चलिए। और नेपाल का आप सबको पता है कैपिटल जो है काठमांडू है। और यहाँ पे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी हैं। और यहाँ पे जो करेंसी चलता है वो नेपाली रुपया चलता है। ठीक है, रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक द इका बॉग की लेखक या लेखिका कौन है। इका बॉग की लेखक
या लेखिका की बात हुई है तो इसके लेखिका जो है जेके रॉलिंग है। कौन है? जेके रॉलिंग। और इस पुस्तक की कहानियों को 10 जुलाई 2020 तक प्रतिदिन इंस्टॉलमेंट में यानी किस्तों में theekablog.com पर मुफ्त में प्रकाशित किया गया, यानी फ्री में प्रकाशित किया गया। और इस पुस्तक का जो ऑफिशियली जो प्रकाशन हुआ, पब्लिश जो हुआ, ये नवंबर 2020 में हुआ। ठीक है, उसके पहले वेबसाइट पे अवेलेबल था किस्तों में। अंग्रेजी में लिखित है और आपको मैं बताऊं कि अंग्रेजी में लिखित उनकी उपन्यास श्रृंखला हैरी पॉटर 21वीं सदी के सबसे मशहूर उपन्यासों में से एक है। ठीक है, हैरी पॉटर जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, जेके रॉलिंग के द्वारा ही। और उनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास जो है कैजुअल वैकेंसी और रॉबर्ट गेलब्रेथ। याद रखना है दो चीज़ों को। अगर आपसे पूछा जाए कि हैरी पॉटर जो है उसके लेखक कौन है तो जेके रॉलिंग ही है, और कैजुअल वैकेंसी पूछा जाए तो उसके भी लेखक हैं रॉबर्ट गेलब्रेथ भी पूछा जाए तो जेके रॉलिंग है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे हम रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी के लेखक कौन है? पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी के लेखक कौन है? तो कौन है? फांग फांग। कौन है? फांग फांग। देखिए मई 2020 में जो पुस्तक है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी। और इस पुस्तक के जो लेखक थे वो चीनी साहित्यकार फांग फांग है। ठीक है, इस पुस्तक में लेखक की ऑनलाइन डायरी के अंश को और जो सोशल मीडिया पोस्ट थे उनको संकलित किया गया है। और वुहान में जो 25 जनवरी को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद ही फांग फांग ने अपनी डायरी लिखनी शुरू की थी ऑनलाइन। ठीक है, और इस पुस्तक का जो अनुवाद किया, ट्रांसलेट जो किया है वो माइकल बेरी ने किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वुहान डायरी का जो अनुवाद है, ट्रांसलेट जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है तो माइकल बेरी के द्वारा किया गया। अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना कैपिटल जो है बीजिंग है और सबसे बड़ा जो शहर है वो संघाई है, और आर्थिक राजधानी भी देखें तो संघाई है। ठीक है, यहाँ पे करेंसी चलती है रेनबी और युआन, और यहाँ पे वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? शी जिनपिंग। लेकिन आपको बताना है कमेंट करके कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, चाइना के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? चाइना के प्रधानमंत्री का नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैनली कप किससे संबंधित है? तो ये आइस हॉकी से। स्टैनली कप किससे संबंधित है? आइस हॉकी से है। आइस हॉकी जो है मेनली कनाडा, मध्य और पूर्वी यूरोप, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लोकप्रिय है। याद रखिएगा, जो आइस हॉकी है, आइस हॉकी कनाडा का आधिकारिक राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है। ठीक है, विंटर में खेला जाता है और शीतकालीन ओलंपिक खेलों में आइस हॉकी प्रमुख खेलों में से एक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आइस हॉकी का जो खेल परिसर होता है उसको क्या कहा जाता है? रिंक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आइस हॉकी का जो खेल परिसर होता है उसको रिंक कहा जाता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो 6 होते हैं, 3 फॉरवर्ड्स, 2 डिफेंसमैन और 1 गोल टेंडर होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 6 प्लेयर इसमें होते हैं। अगर हम इसके ओलंपिक में जो पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो 1920 में मेंस ने पार्टिसिपेट किया था, मेंस टीम समर ओलंपिक के लिए। 1924 से अभी तक, ठीक है, विंटर में मेंस पुरुष टीम जो है वो शामिल हो रही है। और 1998 से महिला टीम भी जो है विंटर यानी कि जो शीतकालीन का जो ओलंपिक होता है उसमें शामिल हो रही है। कब? अभी तक। ठीक है, 1998 से इनकी शुरुआत हुई और 1924 से पुरुष, और अगर समर की बात की जाए तो 1920 से। ठीक है, ये इनकी आइस हॉकी की हिस्ट्री है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? मुंबई में। देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की जो स्थापना है भारत के परमाणु वैज्ञानिक जो थे होमी जहांगीर भाभा, इनके द्वारा किया गया था। और अगर इस संस्थान की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जून 1945 को किया गया था सर दोराबजी टाटा न्यास की सहायता से। ठीक है, और इस संस्थान ने सर्वप्रथम भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है, ठीक है, इसमें अपने कैंपस को स्थापित किया था और ब्रह्मांड किरण के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, और 1945 के अक्टूबर मंथ में संस्थान को मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, 1 जून 1945 को स्थापना इसका हुआ और जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है उसी के कैंपस के अंदर इसने कार्य करना शुरू किया, और किस पे? ब्रह्मांड किरण पे। ठीक है, और उसी वर्ष अक्टूबर माह में इस संस्थान को कहाँ पे शिफ्ट किया गया? मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रिबन का इस्तेमाल किस प्रकार के प्रिंटिंग में किया जाता है? यहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो ये डॉट मैट्रिक्स में क्या किया जाता है? रिबन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, यह कौन सा है? देखिए, भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार के 5 अनुच्छेद हैं वो 14 से 18 है, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन से काफ़ी आपको हेल्प भी मिलेंगी पेपर में। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।